और डेफिनेशन जो मैं एंट्रोपी की दे सकता हूं वो कुछ इस तरह से, देखो हमको क्या पता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट, ठीक है। सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे पॉइंट ये है कि जो मेरे को वर्क ऑब्टेन हुआ वो जितनी मैंने हीट अंदर गई थी मतलब QH इंटू कितना इंटू एफिशिएंसी, तो 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच। सही बात तो है, QH हीट को हमने वर्क में कन्वर्ट किया विद द एफिशिएंसी ऑफ 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच, तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो QH माइनस टीसी इंटू QH अपॉन टीएच, तो ये सराउंडिंग्स के लिए बात हो रही है ना। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं W इज इक्वल टू QH जितना अंदर गया माइनस TC इंटू डेल्टा S, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो माइनस TC इंटू डेल्टा S क्या हो गया, ये हमको ऐसा लग रहा है कि QH में से कुछ हीट हमने वेस्ट कर दी जो कि बराबर है TC इंटू डेल्टा S के, उसके बाद हमको W वर्क ऑब्टेन हुआ। मैंने क्या सेंटेंस बोला यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो एक बार फिर से। QH में से कुछ हीट TC इंटू डेल्टा S जितनी वेस्ट हो गई, तो उसके कारण ये जो वेस्ट हुई हमको पूरा वर्क नहीं मिला, हीट पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, कुछ एक नया वर्क टोटल मिला जो कि QH माइनस TC इंटू डेल्टा S के बराबर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरी जो हीट की थ्रू जो एनर्जी पास हो रही थी QH, उसमें से मैंने एक ऐसी एनर्जी माइनस की जो कि अनअवेलेबल एनर्जी है टू डू एनी सॉर्ट ऑफ यूजफुल वर्क। बात सुन भाई, ये वाली एनर्जी हमारे पास अनअवेलेबल है, कोई भी यूजफुल वर्क हम इसके थ्रू नहीं ले सकते, तो इसीलिए एंट्रोपी को हम बोलते हैं मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, जो कि एक हमारे सिस्टम के अंदर है, हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो एंट्रोपी हमको इसका आइडिया देती है। बात समझ में आई। तो एंट्रोपी का आपको यहां भी कहीं इसकी एक डेफिनेशन मिल सकती है कि यार ये जो है अनअवेलेबल एनर्जी का मेजर है, ठीक है। अब देखो, मेरे को इतनी देर से मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था भैया, केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स का मेरा ऑब्जेक्टिव था कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। वो मैंने कैसे निकाला, वो मैंने बोला कि डेल्टा एस यूनिट ग्रेटर देन 0 तो मेरा रिएक्शन होगा, ये मेरे को पता चल गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया, अपने आप से रिएक्शन होगा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। पर यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, डेल्टा एस यूनिवर्स को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम को निकालना पड़ता है, इसको मेरे को ग्रेटर देन 0 करना पड़ता है, तो मेरे को दो एंट्रोपी निकालनी पड़ रही है। प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हो गया तो बहुत पंगा हो जाता है, सिस्टम के लिए अलग रिवर्सिबल पाथ बनाओ, सराउंडिंग के लिए अलग अलग बनाओ। अगर मेरे को एंट्रोपी ही कैलकुलेट करनी है सिस्टम और सराउंडिंग की, तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। पर अगर मेरे को सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि रिएक्शन होगा कि नहीं, तो आई हैव अ बेटर वे, जिसमें कि हमको सिर्फ एक ही फंक्शन कैलकुलेट करना है और हमारा काम हो जाएगा। हमको एक बात और क्या पता है, हमको एक बात और ये पता है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के स्पेसिफिक दुनिया में मैं बात कर रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस की स्पेसिफिक दुनिया में बात कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मेरे को उनसे ही ज्यादा बढ़िया है। आगे चल के तो मैं केमिकल रिएक्शन ही कराऊंगा, उन्हीं से तो मेरा प्रैक्टिकल यूज आएगा। ये जो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। अब मैं इसका कैसे यूज कर सकता हूं, देखो, तो अगर मैं इस वाले प्रोसेस के साथ कंटिन्यू करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, डेल्टा एस सिस्टम, मैं डेल्टा एस सराउंडिंग को क्या लिख सकता हूं, क्यू सिस्टम बाय टी माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टी। रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हो रहा है तो मैं इसको माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टी लिख सकता हूं। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है। मैं ये तो लिख सकता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमारी केमिकल रिएक्शन हुई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हीट किसके बराबर होती है, हीट बराबर होती है एंथैल्पी के, जो सॉर्ट ऑफ हमको ओवरऑल एनर्जी की बड़ी वाली पिक्चर दिखाता है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच
मैं डेल्टा यूज कर रहा हूं, डी क्यू की जगह मैं डेल्टा एच यूज कर लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू टी डेल्टा एस यूनिवर्स। बस यहां पे ये जो फंक्शन बना है ना, ये वाला जो फंक्शन है, ये मेरे को डायरेक्टली बता सकता है कि डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बात समझ रहे हो आप मेरे को? डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मैं डायरेक्टली यहां से देख सकता हूं। तो मेरे को फिर सराउंडिंग और सिस्टम के लिए अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेल्टा एच का तो मेरे पास ऑलरेडी भरपूर डेटा है, बुक के पीछे आगे हर जगह इंटरनेट पे। तो फिर ये वाला जो फंक्शन है बहुत काम का फंक्शन है, जो अपने टाइम के एक बहुत महान साइंटिस्ट जिनका सरनेम था गिब्स, उन्होंने दिया। गिब्स का फंक्शन क्या था? गिब्स का फंक्शन था ये, इसको हम बोलते हैं कैपिटल जी से इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। क्या इनका फंक्शन हो गया? इनका फंक्शन हो गया एच माइनस टी एस। बात समझ में आई आपको? तो यहां पे मैंने निकाला था टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, ठीक है, ये टी डेल्टा एस यूनिवर्स के बराबर हुआ। तो जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये किसके बराबर हुआ? देखें तो ये बराबर हुआ माइनस ऑफ टी डेल्टा एस यूनिवर्स के। तो मेरे को स्पॉन्टेनिटी का एक नया क्राइटेरिया मिल गया। मेरे को एक स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया क्या मिल गया? अगर मैं यहाँ पे डेल्टा लगा दूं हर जगह, तो टी डेल्टा एस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है, तभी हमने गिब्स फंक्शन, कभी कभी इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है, पर आईयूपीएसी रिकमेंड करता है कि हम इसको गिब्स फंक्शन ही बोले। तो ये मेरे को क्राइटेरिया क्या मिल गया? मेरा डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो ये जो मेरा गिब्स फंक्शन है ये माइनस ऑफ डेल्टा एस से मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब अगर डेल्टा जी लेस देन 0 हुआ तो फिर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा क्यों? क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव से हमने ये निकाला है, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव से हमने ये निकाला है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? अगर गलती से डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो गया तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सिमिलरली मैंने इससे निकाला कि डेल्टा एस इसमें नेगेटिव हो जाएगा। माइनस ऑफ टी डेल्टा एस है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है तो ये पूरा फंक्शन माइनस इंटू टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डेल्टा जी है। तो हमने जो डेल्टा एस सराउंडिंग और सिस्टम कैलकुलेट करने की जो प्रॉब्लम थी उसका वर्कअराउंड निकाल लिया है, जो कि है गिब्स फंक्शन। और अगर इक्विलिब्रियम है तो आप सब जानते हो कि क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। तो ये तो स्पॉन्टेनियस फंक्शन बताने में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताने में गिब्स फंक्शन का बहुत बड़ा हाथ है। हम केमिकल इक्विलिब्रियम जाएंगे, वहां पे आप इसको देखोगे। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पे आप इसको देखोगे। तो ये काफी जगह आपको दिखता रहेगा आगे जाते हुए, है ना? क्योंकि ये सारी जो हमारे रिएक्शन है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। तो गिब्स फंक्शन हमारे लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग को कैलकुलेट करने से काफी आसान है, इसलिए हम इसको एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये जो डेल्टा जी है ये और किस काम आता है? देखो, इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। हम जब इसको h माइनस टी एस लिखते हैं तो हम इसके साथ काफी छेड़खानी करके इससे काफी काम की चीजें निकाल सकते हैं। जैसे कि g को मैंने क्या लिखा? g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, सो आई कैन राइट डेल्टा g इज इक्वल टू, h को क्या मैं लिख सकता हूं? डेल्टा u प्लस डेल्टा pv माइनस डेल्टा टी एस, अगर कभी हमारा रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं भी हो रहा तो। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको देखो और करते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहां पे मेरा अजम्पशन क्या है? यहां पे मैंने अजम्पशन ये लिया है, जब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं कि भाई ये जो मेरे डेल्टा एच और डेल्टा एस हैं, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर टी इंडिपेंडेंट। अब देखो, मैं du को क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं इसको लिख सकता हूं dq प्लस dw। अब मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, यहां पे आपको थोड़ा सा शॉक होगा, प्लस dw नॉन पीवी। हमने अभी तक नॉन पीवी वर्क को कंसिडर नहीं किया है। नॉन पीवी वर्क क्या होता है? जब मेरे चार्जेस इधर से उधर मूव करने लगते हैं, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं,
तब मेरे को जनरली नॉन पीवी वर्क देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको NFE इतना नॉन पीवी वर्क देखने को मिलेगा। तो मैंने क्या किया, अभी तक मैंने कंसिडर नहीं किया था, पर अब मैंने DW नॉन पीवी को कंसिडर करना शुरू किया है। तो इसको अपन आगे बढ़ा के देखते हैं कि इससे मेरे को क्या और मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो DU है, DQ को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है देखो, तो मैं DQ को लिख सकता हूं TDS माइनस DWPV को मैं क्या लिख सकता हूं, PDV प्लस DW नॉन पीवी। मैं एक्चुअली में यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको ये बता सकूं कि नॉन पीवी वर्क और गिब्स फंक्शन का क्या रिलेशन है, क्या कि नॉन पीवी वर्क और गिब्स फंक्शन का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अपन इस पे आगे बढ़ते हैं। अब तो मैं इसको लिख सकता हूं DU प्लस PDV माइनस TDS इज इक्वल टू DW नॉन पीवी, है ना। तो DU प्लस PDV तो मेरा जाना पहचाना फंक्शन है। DW नॉन पीवी, इसको मैंने अभी इधर राइट हैंड साइड में रख दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, DU प्लस PDV को मैं इसको लिख सकता हूं DH माइनस TDS इज इक्वल टू DW नॉन पीवी। बस ये सिंपल सा एक रिलेशनशिप है जिसको मैं उठा के ले आया और मेरा काम हो जाएगा। बात सुनना है आपको, मैं उसको इस वाले से भी मतलब इस वाले से भी मैं उसको डिराइव कर सकता था, पर मैंने DU के तरीके से डिराइव करने आपको सिखाया। तो DH माइनस TDS इज इक्वल टू DW नॉन पीवी हो गया। ये हम जानते हैं कि ये DG के बराबर है, तो DG इज इक्वल टू DW नॉन पीवी। तो जहां पे भी नॉन पीवी वर्क हो रहा है, तो हमको जो DG फंक्शन है, मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमको डायरेक्टली बता सकता है कि भाई नॉन पीवी वर्क कितना हुआ। नॉन पीवी वर्क अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इसको सॉलिडिफाई कर दूंगा इस कॉन्सेप्ट को कि नॉन पीवी वर्क कहां होता है और कैसे होता है। अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद करना है, तो याद कर लो कि DG इज इक्वल टू DW नॉन पीवी जितना होता है। सारे कॉन्सेप्ट अभी यही बता दूंगा, तो फिर आगे क्या करेंगे, है ना। तो अपन आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने कॉलम 1 में दिया है कि भाई डेल्टा H की वैल्यू इतनी है, डेल्टा S की वैल्यू इतनी है, और आपसे पूछा गया इक्विलिब्रियम है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा G लेस देन 0 है। डेल्टा G लेस देन 0 मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, तो R और S तो सबके साथ में ही ऑप्शन आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, हमारे पास ये होता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब अगर मान लो डेल्टा H नेगेटिव है और डेल्टा S पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव और माइनस के कारण ये पूरी क्वांटिटी भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव का सम हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो पहले वो चूज करो जहां पे डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव है। उसके लिए तो प्रोसेस हमेशा ही स्पॉन्टेनियस हो गया, क्योंकि डेल्टा G हमेशा ही नेगेटिव आएगा। तो ऐसा मेरा कौन है, डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव वाला A और C। तो A और C के तो आप आंसर पहले ही लिख दो, तो A और C का आंसर क्या हो गया भाई, ये स्पॉन्टेनियस है और डेल्टा G लेस देन 0 है। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख देते हैं। अब देखो, अब अगर डेल्टा H पॉजिटिव है और डेल्टा S भी पॉजिटिव है, तो दो रास्ते हो सकते हैं, या तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S 0 हो जाए, या डेल्टा H जो है वो T डेल्टा S से बड़ा हो जाए, है ना। या फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि T डेल्टा S डोमिनेट कर ले डेल्टा H की ऊपर। तो इसमें कोई शॉर्ट आंसर नहीं है, इसमें हमको कैलकुलेशन करके ही देखनी पड़ेगी। तो अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बी पार्ट के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू 67000, ठीक है, जूल्स, और T डेल्टा S कितना हो गया, T डेल्टा S इज इक्वल टू 245 इंटू 250। तो अगर मैं 250 इंटू 250 भी कर लूंगा तो भी मेरे पास 62500 टाइप का ही कुछ आएगा, क्योंकि 25 इंटू 25 625 और आगे 2 जीरो, और ये तो 250 से छोटा है। इसका मतलब T डेल्टा S डेल्टा H से छोटी क्वांटिटी है। क्या बोल रहा हूं मैं, T डेल्टा S डेल्टा H से छोटी क्वांटिटी है, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा G इज मोर देन 0, और डेल्टा G मोर देन 0 का मतलब हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। तो B का हमारा आंसर हो गया, therefore B का आंसर हो गया। अब बचा D। D में डेल्टा H तो है 50 और डेल्टा H
इज इक्वल टू 50,000 जूल, ठीक है, और टी डेल्टा एस बराबर है 100 इंटू 500, तो ये भी 50,000 जूल। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम पे, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है। सो दिस इंप्लाइज डी का आंसर हो गया पी। बस इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, तो प्रोसेस होके ही रहेगा। उसके अलावा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि कब क्या हो रहा है। मान लो अगर डेल्टा एच बहुत ज्यादा है और आपको प्रोसेस को फिर भी क्या करना है, स्पॉन्टेनियस बनाना है, तो आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर रखना पड़ता है। जैसे कि भट्टियों में होता है 1000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हम क्यों रखते हैं? ताकि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। तो किसी भी रिएक्शन में अगर आप देखो कि ज्यादा टेम्परेचर रखना पड़ रहा है, तो वहां पे एक बार इस बात पे जरूर दिमाग लगाना कि यार यहाँ पे इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो किया है, ठीक है।